तो क्या गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ। साथियों ने बुलाया, नौजवान साथियों ने, और मैं छत्तीसगढ़ से अभी कुछ दिन पहले हिमाचल आया था। हिमाचल से दिल्ली आया और दिल्ली से सुबह बस पकड़ के मैं पहले मेट्रो और फिर बस पकड़ के आया। आपके चौराहे पे उतरा, अभिषेक मुझे लेने आए और मैं उनके साथ जब आ रहा था तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी टैंक के ऊपर और मैं चौंक गया। मैंने कहा, अरे यूनिवर्सिटी के अंदर टैंक का क्या काम? यूनिवर्सिटी तो ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान का जो लक्षण है वो ये है कि वो सबको आजादी देता है अपने विचार व्यक्त करने की। तो और टैंक जो प्रतीक है वो है विध्वंस का, कुचलने का, हत्या का, मारने का। तो यूनिवर्सिटी और टैंक ये दोनों अलग अलग नेचर की चीजें हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर टैंक बिल्कुल अननेचुरल लगता है। तो मैं वो देखकर बहुत दुखी हो गया, गुस्सा भी आया, लेकिन गुस्से का कोई मतलब नहीं था, किसके ऊपर गुस्सा करें। और अभिषेक ने कहा ये तो यहाँ बहुत सालों से है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। टैंक रखने की अभी योजना बनाई जा रही है, लगवा दिया गया टैंक जी। असल में कहा जाता है कि मनुष्य पहले तो ताकत के बल पर अपने फैसले करता था। सही कौन है? जिसके पास ज्यादा ताकत है। मैं सही हूं या तू सही है, तो भाई लड़ाई हुई, जो जीत गया वो सही है। लेकिन मनुष्य सभ्य कब बना? जब उसने सभा में बैठकर बातचीत के द्वारा फैसले लेने शुरू किए, तब वह सभ्य कहलाया। सभा से सभ्य बना है। और सब तो मनुष्य के सभ्य होने की रास्ते में रुकावट है उसका ताकत के बल पर फैसले करने का स्वभाव। और टैंक है प्रतीक ताकत का। तो टैंक असभ्यता का प्रतीक है, वो सभ्यता का प्रतीक नहीं है। उसके बाद में आगे आया तो मुझे दिखाई दिया महर्षि दयानंद की प्रतिमा। मैं आपको बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के उत्तर प्रदेश में प्रथम शिष्य, पहले शिष्य मेरे परदादा थे। महर्षि दयानंद को उत्तर प्रदेश मेरे परदादा लेकर गए थे पहली बार, फर्स्ट टाइम। और उत्तर प्रदेश और महर्षि दयानंद हमारे घर में ठहरे थे, कई बार ठहरते थे मुजफ्फरनगर में। अभी भी अगर आप उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ, जो उनका प्रादेशिक कार्यालय है, वहां जाएंगे तो सबसे ऊपर मेरे परदादा का नाम लिखा है प्रथम मंत्री के रूप में, पंडित बिहारी लाल शर्मा। ठीक है। और महर्षि दयानंद का एक कार्यक्रम था, पाखंड खंड नी पताका फहराना। पाखंड का खंडन करने वाली ध्वजा, पताका यानी झंडा, वो फहराना। और उस समय आर्य समाजी लोग जो थे वो सनातनियों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। आपको मालूम है, सार्वजनिक तौर पर बहस करते थे, जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। और आर्य समाजी ज्यादातर जीतते थे। और आर्य समाजी कहते थे मंदिरों में मूर्ति को पूजना पाखंड है, मंदिर में जाना पाखंड है, मूर्ति को पूजना, पत्थर की मूर्ति को। और ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? वो ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि दयानंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर कोई यूएपी मत लगाना। ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुम्हारा भगवान को कह दो एक कदम चल के दिखा दे, तो मैं मान लू प्राण आ गए इसमें। क्या प्राण प्रतिष्ठा है? करके दिखाओ प्राण प्रतिष्ठा।
ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं। इसको वो कह रहे हैं पाखंड खंड मंडनी खंडनी पताका हम फहरा रहे हैं। और फिर जीत जाते थे, वो जीत गए, खूब शोर होता था। और वो कहते थे ये अवतारवाद पाखंड है। अवतारवाद क्या है? राम अवतार है ये मानना पाखंड है, कृष्ण अवतार है भगवान का ये मानना पाखंड है, पाखंड को मत मानो। मैं नहीं कह रहा, महर्षि दयानंद कह रहे हैं। आज अगर आप ये कहें कि हमने यहां पर एक सेमिनार करना है जिसमें हमने अवतारवाद और मूर्ति पूजा का, महर्षि दयानंद के विचारों का प्रचार करेंगे, पाखंड खंड करेंगे, तो आपको यह जगह दी जाएगी? कहां की बात कर रहा हूं मैं? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर महर्षि दयानंद के विचारों का प्रचार करना आज खतरनाक हो गया है। ये हमने अपनी वैचारिक आजादी को खोया है कि आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आप महर्षि दयानंद के विचारों का प्रचार करेंगे तो आपके ऊपर यूएपी लग सकता है। ठीक है? तो हमने बहुत कुछ खोया है इस बीच में। ये और ज्यादा सालों की बात नहीं है, 60-70 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैं आपके यहां आ गया और मैंने जैसा बताया, अभी मैं दंतेवाड़ा से आया हूं। अभी 14 जुलाई 2022 में मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। क्या था मामला? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जो संसाधन हैं, इस देश के जो संसाधन हैं, उस पर पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं और वो सरकार की मदद से कर रहे हैं। और उस कब्जे को कराए जाने के लिए सरकारी जो बंदूकधारी मजदूर है, जो सिपाही है, वो कौन है? मजदूर है, बंदूकधारी मजदूर। उसको बंदूक दे दी गई है कि तू जा और जो हम तुझे कहें जा, अब तू कब्जा कर, जमीनों पे कब्जा कर। किसके लिए? पूंजीपति के लिए। वो जाता है और फिर लोग उससे लड़ते हैं वहां पर, जिसको अपनी जमीन नहीं बचानी है वो लड़ता है। तो गरीब से लड़ता है अमीर के लिए, और उसमें दोनों मारे जाते हैं। कभी सिपाही मारा जाता है, कभी गांव वाले मारे जाते हैं। तो वो सिपाहियों ने मिलकर के 16 आदिवासियों को कत्ल कर दिया था तलवारों से और गोलियों से। उसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था और उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया था। 8 साल की मौसी का गला काट दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया था। तो वो आदिवासी हमारे पास आए, हम उन्हीं के बीच में काम कर रहे थे और हम उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए कि भाई देखिए ये क्या हो रहा है। तो 2010 में सरकार ने कहा था कि हिमांशु कुमार नक्सल सिंपैथाइजर है, इसलिए ये झूठा इल्जाम लगा रहा है सुरक्षा बलों पे। तो आप अगर गूगल करें तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट था कि खबरदार अगर आपने ये नक्सल सिंपैथाइजर वाला प्रचार यहां कोर्ट के अंदर किया तो। ये सरकार को डांट रहा है सुप्रीम कोर्ट 2010 में, खबरदार जो अगर आपने ये नक्सल सिंपैथाइजर वाला बहाना यहां खेला तो। कोई व्यक्ति अगर ये आकर कहे कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये तो माओवादी समर्थक है या नक्सल समर्थक है। खामोश। ऐसे सरकार को डांटा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने। और 2023 में, फिर उसके बाद 2017 में फिर से सरकार ने कहा कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी दोनों झूठे मुकदमे दायर करते हैं, दोनों के ऊपर जुर्माना लगाओ। तो 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात नहीं सुनी, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मान ली और ये कहा अपने फैसले में कि हिमांशु कुमार सरकार के कार्रवाइयां रोकने के लिए और माओवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये झूठा केस लाए हैं और इनके ऊपर 5 लाख जुर्माना। तो मैंने कहा कि भाई ये केस झूठा है कि सच्चा है, इसका फैसला तो तब होगा जब आप इसकी जांच कराओगे। जांच तो आपने कराई नहीं, आपको कैसे पता झूठा है?
और वो बच्चा जिसका हाथ कटा था वो उस समय 2 साल का था, 13 साल पुराना मुकदमा है 2009 का। अब वो बच्चा 15 साल का हो गया, वो बच्चा दिल्ली आ गया, उसका हाथ कटा हुआ है। उसने मीडिया के सामने हाथ उठा के बोला कि मेरा हाथ किसने काटा है बताओ। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो मेरा हाथ किसने काटा। और वो माँ आ गई जिसके बेटे को मारा था, वो बीबी आ गई जिसके पति को मारा था, सब लोग आ गए दिल्ली। और मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि आप जुर्माना किस बात का लगा रहे हो, कि हमने इंसाफ क्यों मांगा इसलिए जुर्माना लगा दोगे, तो मतलब इंसाफ नहीं मांगना चाहिए। तो भाई एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट में ताला मार दो, बंद हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम किसी को इंसाफ नहीं देंगे, खत्म बात, कोई मत आओ यहां पे, मार दो ताला। लेकिन आपने कोर्ट खोला हुआ है, तनख्वाहें ले रहे हो, तो हम तो आएंगे, हम तो इंसाफ मांगेंगे, मुकदमा लाएंगे आपके पास। आप अगर ये कहोगे कि नहीं तुम मुकदमा लेके आए 5 लाख का जुर्माना, वो नहीं हम मानेंगे। और मैंने कहा कि मैं 5 लाख नहीं दूंगा, जाओ जो चाहे कर लो। मैंने कहा मुझे जेल में डाल दो, मैं नहीं दूंगा। और मैं भारत का पहला नागरिक बन गया आजादी के बाद जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा। और मैं आज भी उसी बात पे कायम हूं, मैंने आज तक नहीं दिया वो मुकदमा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है। उसके बाद एक और केस आया, वो भी छत्तीसगढ़ का था, जिसमें हमारे साथी डिग्री प्रसाद चौहान जो PUCL छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एड्समेट्टा नाम के गांव में जब 9 आदिवासियों को CRPF ने मार दिया था पूजा करते समय को, वो केस लेकर आए। तो उसमें फिर ये सरकारी वकील जो है तुषार मेहता, उसने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि इनके ऊपर भी वैसा ही फाइन करो जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, एट द मैक्सिमम वी कैन डिसमिस द पिटीशन, बट पेनलाइजिंग द पिटिशनर विल गिव रॉन्ग सिग्नल्स। गलत सिग्नल जाएगा पिटिशनर को जुर्माना कर, ये सजा देने से। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को उस मुकदमे के बाद ये समझ में आया कि हमने गलती करी थी। तो हमें जहां भी मौका मिले हमें लड़ जाना है, अड़ जाना है। फांसीवादियों को हराया जा सकता है, उनके सामने हिम्मत से खड़े होने की जरूरत है। और हमने 3-4 उदाहरण अभी देखे। आपने देखा 2017 में 2 अप्रैल को जब अम्बेडकरवादी संगठनों ने पूरे देश में एक बंद किया था, उसके बाद फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा, फांसीवादी वहां हारे। उसके बाद हमने देखा कि जब ये संविधान विरोधी और धर्म आधारित भेदभाव पर आधारित CA NRC लेकर आए, तो भारत की मुसलमान औरतों के नेतृत्व में एक शानदार आंदोलन खड़ा हुआ जिसको शाहीन बाग आंदोलन कहा गया। और उसके बाद इस सरकार को घुटने टेकने पड़े, पीछे हटना पड़ा, और आज तक वो उसको लागू नहीं कर पाए हैं। तो वो एक उदाहरण है कि फांसीवादियों को हराया उन्होंने। फिर हमने देखा कि किस तरह किसानों ने इनको घुटनों पर ला दिया और इनको रोकना पड़ा उस सारे इंप्लीमेंटेशन को, कानूनों को। और फिर हमारे वाले मामले में आदिवासियों ने आकर के सुप्रीम कोर्ट और फिर पूरी सरकार को उस तरह से रोका है। तो इन लोगों को हराया जा सकता है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि फांसीवादी हार नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा आभास देते हैं कि हम अजेय हैं, हमारे सामने तुम लोग नहीं लड़ सकते, हमें नहीं हरा सकते। लेकिन हराया जा सकता है अगर हम लोग मिलकर के लड़ें तो। मैं छत्तीसगढ़ गया था 1992 में और हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू किया। और उसके बाद हम लोग आदिवासियों के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आजीविका, इस सब मुद्दों पर काम कर रहे थे। स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम कर रहे थे। और इसी दौरान फिर एक पैरेलल प्रक्रिया चल रही थी जिसको LPG की प्रक्रिया कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और उस प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि जो अमीर देशों की पूंजी है वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। और उसमें यह हो रहा था, और वो भी कहा जा रही थी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही थी। तो ये अमीर देशों की पूंजी, विकसित देशों की पूंजी विकासशील देशों की तरफ दौड़ रही थी, रिसोर्स रिच एरियाज में। तो ये लैटिन अमेरिकी देशों में, अफ्रीकी देशों में, साउथ एशियन कंट्रीज में आ रही थी। और ये वहाँ पर एक्टिविस्टों की हत्या करना, विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेलों में डालना, राष्ट्रपतियों की हत्या करना, तख्ता पलट करवाना, ये सारे कामों में पूंजी लगी हुई थी भारत में। और ये 91-92 से शुरू हुआ। उस समय गेट्स, डंकल प्रस्ताव, WTO, ये सारे शब्द सरफेस पर आने लगे थे। तो ये प्रोसेस चल रहा था और उसी दौरान धीरे धीरे ये नीचे तक आया और छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। और उसके बाद ये कहा, सरकार कहती है कि हम तो नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हो संविधान को? संविधान तो ये कहता है कि आदिवासी एरिया में 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 1 भी इंच जमीन सरकार, चाहे फॉरेस्ट लैंड है, चाहे कम्युनिटी लैंड है, चाहे प्राइवेट लैंड है, सरकार 1 इंच जमीन नहीं ले सकती, ना वहां कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, क्योंकि वो 5th शेड्यूल एरिया में आता है जहां पेसा कानून लागू है 5वीं अनुसूची क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में। और उस कानून के अंतर्गत आदिवासी तय करेगा कि उसको ये जमीन देनी है, नहीं देनी है, ये प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, विकास चाहिए, नहीं चाहिए, ये आदिवासी तय करेगा। और उसका प्रावधान है कि आदिवासियों की जो ग्राम सभा है उसकी परमिशन जरूरी है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहां 5000 गुंडे इकट्ठे किए, उनको सरकारी राइफलें दी और उनसे कहा तुम लोग स्पेशल पुलिस हो, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, SPO, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को जोड़ दिया और कहा कि ये गांव खाली कराओ। और इन लोगों ने गांव पर हमले शुरू किए। इनको देखकर आदिवासी भागते थे, भागते हुए लोगों पर गोली चलाई जाती थी। बच्चे नहीं भाग सकते, औरतें नहीं भाग सकते, बूढ़े नहीं भाग सकते, तो बुजुर्गों का कत्ल किया, बच्चों का कत्ल किया, औरतों से बलात्कार किया, हजारों महिलाओं से बलात्कार किए गए, कई हजार आदिवासियों की हत्या कर दी गई और 650 गांव जला दिए गए। घरों में आग लगा दी गई, फसलों में आग लगा दी गई, पानी के स्रोतों में जहर डाल दिया गया, हैंडपंप तोड़ दिए गए, फसलें जला दी गई, घरों में रखा अनाज जला दिया गया, पूरे घर जला दिए, गांव जला दिए गए। इस तरीके से वहां सरकार ने संविधान को कुचलते हुए, मानव अधिकारों को कुचलते हुए, सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए, कुचलते हुए, भाजपा सरकार ने ये लागू किया। हम लोग वहां काम कर रहे थे, तो हमने कहा, हम लोग उन्हीं लोगों के बीच काम कर रहे थे, सेवा का काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जिन लोगों पर यह हमला हुआ, तो हम को बोलना लाजिम था कि आप ये नहीं कर सकते। और जब हमने ये बोला तो 2009 में अभी जो बीजेपी का बुलडोजर प्रोजेक्ट है कि जो बोले उसके घर पे बुलडोजर चला दो, बुलडोजर एक्सपेरिमेंट का पहला निशाना मुझे बनाया गया था 2009 में। सबसे पहले मेरे आश्रम पर बुलडोजर चलाया बीजेपी ने। 2009 में हमारे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। 16 एकड़ में आश्रम था, 1000 का हमारा स्टाफ था। हम लोग कई जिलों में काम कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पर, पर्यावरण पर। और 2009 में जब हमने ये आवाज़ उठाई कि आप ऐसे आदिवासियों के गांव नहीं जला सकते, बलात्कार नहीं कर सकते, हत्याएं नहीं कर सकते, तो बीजेपी ने हमारे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की और 2010 में मुझे तड़ी पार कर दिया छत्तीसगढ़ से। उससे पहले तक मैं छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। मैं डायस पर बैठकर डिस्ट्रिक्ट जज के साथ समझौते के मुकदमे कराता था, समझौते कराता था। कंज्यूमर कोर्ट का जज था, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठ के हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में था। मैं जिले की हर डिपार्टमेंट की कमेटी में मेंबर हुआ करता था, चाहे वो फूड की कमेटी हो, एजुकेशन की कमेटी हो, हेल्थ की कमेटी हो, हम उसमें मेंबर हुआ करते थे।
लेकिन जैसे ही हमने आदिवासियों के मानवाधिकारों और कॉरपोरेट के इस भयानक रवैये पर सवाल खड़ा किया, तुरंत मुझे तड़ीपार कर दिया गया और मुझे 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की। और उसके बाद फिर 2019 में मैं गया, जब कांग्रेस सरकार आ गई, उसके बाद फिर मेरा फ्लैट खाली करवा लिया गया पुलिस ने मकान मालिक को धमका करके। तो कांग्रेस ने भी वैसा ही रवैया अख्तियार किया और कांग्रेस के टाइम में भी लगातार वैसे ही मानवाधिकारों का हनन, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को लूटने के लिए प्रोजेक्ट्स को लागू करना, पेड़ काट करके ज़बरदस्ती लाखों पेड़ काट करके सीआरपीएफ कैंप बनाना, चौड़ी चौड़ी सड़कें ज़बरदस्ती बिना ग्राम सभा की अनुमति के बनाना माइनिंग के लिए, वो लगातार जारी है। 18 जगह अभी भी वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। हसदेव का तो सिर्फ आप नाम सुन पा रहे हैं, बस्तर के आंदोलनों की तो खबर भी आप तक नहीं पहुँच रही है। अभी वहाँ 6 महीने की बच्ची को गोली से उड़ा दिया गया है जो माँ की गोद में थी, वो बस्तर में हुआ है। इसके अलावा अभी मैं गया तो वहाँ मुझे मैंने देखा, बात की लोगों से, अभी जो फोर्सेस हैं वो कल्चर की हत्या करने में लगे हैं। अभी गांव में जा रहे हैं सुरक्षा बल, एक तो उनको कह रहे हैं आदिवासियों क्योंकि आप जंगल में नहीं जा सकते, जंगल आपका नहीं है, तो जंगल आदिवासी का जंगल से बहुत गहरा नाता है। वहाँ से पत्ता, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, घर बनाने की लकड़ी, जंगल से खाद्य, जंगल के पत्ते, घास, उसकी पूरी जिंदगी जंगल से जुड़ी हुई है। तो आदिवासी जंगल नहीं जा सकता, और अगर वो जा रहा है तो उसके पास अगर कुल्हाड़ी है या चाकू है या बंडा है या कुछ भी है, उसको पत्ता काटना है या कुछ करना है तो वो छीन लिया जा रहा है। इसके अलावा उनके जितने भी तीर धनुष हैं, परंपरागत उनके पास जो हथियार हैं, तीर धनुष है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, किचन में काम करने वाले जो उनके चाकू हैं वो तक पुलिस वाले जाकर घरों में तलाशी लेकर सारे छीन कर ला रहे हैं। कुल्हाड़ियाँ, फावड़े तक, दरातियाँ तक। तो अभी बात चल रही थी वहाँ, मैंने कहा झोंपड़ी बना लो, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास औजार ही नहीं बचे। तो पूरे के पूरे समुदाय को औजार विहीन किया जा रहा है, किसके पास कोई औजार ना बचे। उनके ढोल फोड़ दिए जा रहे हैं, गांव गांव में जाकर सिपाही उनके ढोल फोड़ रहे हैं। तो अब वो लोग उत्सव नहीं मना सकते, अब उनकी कम्युनिटी लाइफ को खत्म किया जा रहा है। तो कम्युनिटी के रूप में आदिवासी ना बचे, वो मिलकर नाच ना सके, गा ना सके, एक समुदाय के रूप में उसकी ताकत खत्म हो जाए, तो उसकी सामुदायिक जो जितने भी प्रतीक हैं या जितने भी साधन हैं कि वो ढोल बजा के नाचता है, ढोल फोड़ दिए जा रहे हैं आदिवासियों के। तो अभी ये चल रहा है। कोई भी पूंजीपति, उसको पूंजीपति बनने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है प्राकृतिक संसाधन और दूसरी चीज है मजदूर का श्रम। अगर ये दोनों चीजें ना मिलें तो कोई भी व्यक्ति पूंजीपति नहीं बन सकता। टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, ये 2 चीजें चाहिए उसको। भगत सिंह को याद करते हैं यहां पर। भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो चुकी है, लाहौर जेल में है, वो एक लेटर लिखते हैं जिसको लास्ट पिटीशन कहा जाता है, लाहौर के गवर्नर को। और उसमें वो लिखते हैं कि एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध जारी रहेगा। द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध जारी रहेगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंग्रेज रहें या काले लोग गद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन ये युद्ध जारी रहेगा। आपने फौजी बलों का सहारा लेकर जनता के संसाधन और उसके श्रम को लूटने के लिए उस पर एक युद्ध छेड़ा है, और यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इसमें मेहनतकश अवाम की अंतिम जीत हो जाएगी। भगत सिंह लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने इस युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करें और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दें। ठीक है, भगत सिंह क्या कह रहे हैं? जो मैंने अभी कहा, पूंजीपति को क्या चाहिए?
संसाधन और श्रम। और भगत सिंह क्या कह रहे हैं? आपने संसाधन और श्रम को लूटने के लिए युद्ध शुरू किया है। आजाद भारत में क्या हो रहा है? भारत में अगर अडानी को जमीन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी? जमीन दे देगी। फिर क्या होगा? नहीं नहीं, आप एकदम जंप कर गए। पहले कलेक्टर नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है? वो तो प्रधानमंत्री से कहेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कह देगा, मुख्यमंत्री कलेक्टर को कह देगा, कलेक्टर नोटिफिकेशन निकाल देगा। फिर लोग विरोध करेंगे। जब लोग विरोध करेंगे तब कौन जाएगा? पुलिस जाएगी। पुलिस जाएगी। पुलिस क्या है? पुलिस है जनता की सेना। सेना किसको कहते हैं? सेना का मतलब इंडियन आर्मी नहीं है। सेना का आर्म, जिसके पास आर्म है, जिसके पास हथियार है, वो आर्मी है। सरकारी आर्म है जिसके पास, वो सरकारी आर्मी है, सरकारी सेना है। तो सरकार ने अपनी आर्मी भेजी किसके अगेंस्ट? किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। क्या यूज किया सरकार ने? अपनी आर्मी को यूज किया। किस चीज के लिए? रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए। जमीन क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? और भगत सिंह क्या कह रहे? क्या कह रहे भगत सिंह? आपने सरकारी सेना का इस्तेमाल जनता के खिलाफ ही। और सेना का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। तो सरकार अगर सेना का इस्तेमाल कर रही है जनता के विरुद्ध संसाधन छीनने के लिए, तो ये क्या है? युद्ध है कि नहीं है? तो संसाधन को पर कब्जा करने के लिए वो युद्ध जारी है कि नहीं जारी है? लगातार जारी है। तो जब भगत सिंह कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो रुकेगी नहीं, ये लड़ाई तो चलेगी, और ये तो अंग्रेज चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें फिर दूसरी चीज क्या चाहिए? श्रम। श्रम की लूट। आज अगर मजदूर 1 लाख का प्रोडक्शन करता है एक दिन में, तो क्या उसको 1 लाख की मजदूरी मिल जाएगी? कितनी मिलेगी? 400, 500, 800 रुपए। और अगर मजदूर ये कहें कि हमें न्यायोचित मजदूरी दी जाए वरना हम हड़ताल करेंगे, फिर कौन आएगा? कौन आएगा? पुलिस आएगी। और पुलिस आकर के क्या करेगी? मारेगी, ज्यादा होगा गोली उड़ा देगी। फिर सरकार ने श्रम को लूटने के लिए किसका इस्तेमाल किया? सेना का। युद्ध। और सेना का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। और क्या लूटने के लिए किया? श्रमिक का श्रम। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? आपने संसाधन और श्रम को लूटने के लिए जनता पर एक युद्ध छेड़ा है। वो युद्ध आज भी जारी है, श्रम को लूटने के लिए। तो संसाधन को लूटने के लिए और श्रम को लूटने के लिए, पूंजीपति के लिए आज भी राष्ट्र, जो भारतीय राज्य है, वो जनता के विरुद्ध एक युद्ध में लिप्त है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है सब शांत है। युद्ध जारी है। और आपको अगर बिल्कुल नंगा युद्ध देखना है, बिल्कुल ब्रूटल, क्रूर युद्ध, आप चलिए आदिवासी क्षेत्रों में। 1-1 किलोमीटर पर 1-1 हजार सिपाही पड़ा हुआ है, टेंट लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा आप युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। युगांडा, रवांडा और सूडान आ गए हैं आप। और वहां पर आपको टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और वो सब दिखाई दे जाएगा। बंदूकें टांगे हुए, जीपों में भरे हुए, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आपकी गाड़ी रोक रहे हैं, आपकी तलाशी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, वो सब आपको दिख जाएगा। और मेरे पास बुरी खबर यह है, दिस इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन बुरी खबर यह है कि यह युद्ध फैलेगा, ये आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं।
क्यों नहीं रुकेगा? पूंजीवाद की एक समस्या है, पूंजीवाद हमेशा संकट में रहता है। संकट में क्यों रहता है? क्योंकि पूंजीवाद का ड्राइविंग फोर्स है लोभ, ग्रीड, लालच। और उसमें क्या करता है पूंजीपति? पूंजीपति को दो चीज चाहिए, संसाधन और श्रम। तो संसाधन को वो विनाश कर देता है, वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है, फटाफट फटाफट। वो सस्टेनेबली उसको यूज नहीं करता कि अच्छा चलो यहां पर कई पीढ़ियों के लिए संसाधन विद्यमान है, खनिज जो है वो इस पीढ़ी के लिए तो है नहीं। क्यों भाई? सिर्फ हम लोगों के लिए है क्या? ये तो अरबों सालों में खनिज बने, दोबारा नहीं बनने के, ये भूल जाओ कि दोबारा बन जाएंगे। तो हमारी पीढ़ी के लिए बने हैं क्या? हमारी पीढ़ी के लिए आने वाले हमारे बच्चे तो आके हमारे उस पे कब्रों पे चप्पल मारेंगे कि सालों तुम लोगों ने खत्म क्यों कर दिया, है ना? लेकिन हम लगे हुए हैं इसको खत्म करने में। तो पूंजीपति क्या करता है? वो सारे रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट करके लोभ के लिए, वो जरूरत के हिसाब से नहीं खोदता, वो लोभ के हिसाब से खोदता है और उसको खत्म कर देता है। तो संसाधन को एग्जॉस्ट कर देता है, वो रिसोर्सेज खत्म। फिर वो क्या करता है? फिर वो नए इलाकों की खोज करता है। नए इलाकों में चलो, अफ्रीका चलो, वहां चलो, मिडिल ईस्ट चलो, इस देश पर कब्जा करो। दुनिया में युद्ध कहां होता है? कौन डिसाइड करता है युद्ध? मुसलमान। कि मुसलमान जहां बदमाश है चलो वहां चल के युद्ध करेंगे, इराक पर हमला कर दो क्योंकि मुसलमान बदमाश हो गए, इस्लामोफोबिया। यही तो किया अमेरिका ने। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि पूंजीपति तय करता है, पूंजीवाद तय करता है कि युद्ध कहां लड़ा जाएगा। तो इसलिए नहीं कि मुसलमान बदमाश हो गया तो चलो वहां पर हमला कर दो, ये लोकतंत्र को नहीं मान रहे इसलिए हम लोकतंत्र लागू करेंगे, चलो अमेरिका कहता तो यही है। लेकिन असलियत में पूंजीवाद तय करता है कि कहां पर संसाधन पर कब्जा करना है, वहां युद्ध शुरू होता है। तो संसाधन पर कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू हुआ। दूसरी चीज, पूंजीवाद क्या करता है, क्यों संकट में आता है? कि वो श्रम पर जो खर्च होने वाला है उसको कम करता जाता है। तो पहली चीज तो यह करता है कि जहां पर श्रम सस्ता है वहां पर पहुंच जाता है। तो अगर अमेरिका में मजदूरी ज्यादा है तो बांग्लादेश में अपना काम प्रोडक्शन करवाने लगेगा, वो एशिया में आ जाएगा, साउथ एशिया में आ जाएगा, ईस्ट एशिया में चला जाएगा और मजदूरों की संख्या घटाएगा, मशीनें बढ़ा देगा क्योंकि मशीन मजदूरी नहीं मांगती, मशीन बढ़ाएगा, मजदूरी घटा देगा। और उससे क्या होगा? उससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है सोसाइटी की। और जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उद्योगपति का माल नहीं बिकता, उद्योगपति का माल नहीं बिकता तो वो घाटे में आ जाता है। और जब वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जब वो घाटे में आता है तो वो सुधरता नहीं है। फिर वो उस उद्योग से निकल करके फिर वो दूसरा उद्योग, फिर वो दूसरी जगह माइग्रेट करता है। तो पूंजीवाद अपने संकट से निकलने के लिए लगातार नए नए एरियाज को कब्जा करता जाता है, वो अपने को सुधारता नहीं है। तो भारत का जो पूंजीवाद है वो आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी भूख शांत नहीं होगी कि खनिजों पर कब्जा कर लो, खदानों पर कब्जा कर लो, बस हो गया, अब हमारा काम पूरा। इसके बाद अगला नंबर इंडियन एग्रीकल्चर पर कब्जा होगा। और एग्रीकल्चर पर कब्जा भी वैसे ही होगा, वैसा ही ब्रूटल होगा, वैसे ही थ्रू वॉर होगा जैसे आदिवासी इलाकों में हो रहा है। सिर्फ दंतेवाड़ा में 1 लाख से ज्यादा सिपाही है और अभी अमित शाह बोल के आया है बीएसएफ की और फौजें भेजी जा रही हैं वहां पर, और ज्यादा सिपाही। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की विज्ञप्ति है, हम 30% पैरामिलिट्री फोर्सेस हर साल बढ़ाएंगे। क्यों? किसके खिलाफ बढ़ाओगे? किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे इसको? अपनी जनता के खिलाफ। क्यों? जनता आतंकवादी हो गई है, जनता बदमाश हो गई है, क्या हो गई? क्यों क्यों करोगे इस्तेमाल जनता? ताकि पूंजीपति के लिए भारत के संसाधनों पर कब्जा किया जा सके, उसके लिए इस सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगला जो हमला है वो भारत के गांवों पर होगा।
आज जो हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जा रहा है आदिवासी इलाकों का, वो आपको हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, जो पहले प्लेन इलाके हैं, इसमें सबसे पहले दिखाई देगा। वॉर आपके दरवाजे पर अभी दस्तक देने वाली है। युद्ध, ये पूंजीवाद का युद्ध रुकेगा नहीं। एक तो संसाधन और श्रम पर कब्जा, इसके अलावा जो चल रहा है वो इनका जो प्लान है वो है कि सिर्फ आपके एक तरफ तो आपके संसाधन ले लेंगे, आपकी जमीनों पर, आपके खदानों पर कब्जा, दूसरी तरफ आपके रोजगार खत्म करेंगे। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तो आपके रोजगार भी ले लेंगे, आपके पास ना जमीन बचेगी ना रोजगार बचेगा आपके पास। फिर बैंक में पैसा, बैंक आपका पैसा, आपको मालूम है कि लगातार जो गरीबों का पैसा है बैंकों में जमा, उसको उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और उद्योगपति उस पैसे को लौटाने से मना कर दे रहे हैं। तो उनके हजारों करोड़ हर साल माफ कर दिए जा रहे हैं। तो माफ किसका किया जा रहा है, किसका पैसा डूब रहा है उसमें? गरीबों का पैसा। तो गरीबों का पैसा यानी आप गरीबों, और जमीनें किसकी जा रही हैं? उद्योगपति किस पर कब्जा कर रहे हैं? गरीबों की जमीनों पर। आदिवासियों के इलाके हों चाहे खेती के की जमीनें हैं, सब गरीबों की हैं। तो गरीबों की जमीन भी ले ली जाएगी, उनका रोजगार भी ले लिया जाएगा, उनका बैंकों में पैसा रखा हुआ पैसा भी ले लिया जाएगा। आपको किसी लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ एक और चीज ला रहे हैं, CA/NRC ला रहे हैं। अभी अगर 24 में ये जीत जाएंगे, और इंशाअल्लाह जीत ही जाएंगे है, तो उसके बाद वो CA/NRC लागू करेंगे। और CA/NRC ये मत सोचो कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये आप सबके खिलाफ है। इसमें क्या है योजना? इसमें योजना ये है कि सबसे कहा जाएगा कि साबित करो तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो। पंडित जी से भी कहा जाएगा, ठाकुर साहब से भी कहा जाएगा, चौधरी साहब से भी कहा जाएगा, है ना, कोई नहीं बचेगा, सबसे कहा जाएगा। और उसके बाद आदिवासी से भी कहा जाएगा, दलित से भी कहा जाएगा। भारत के दलित जो हैं 80% भूमिहीन है, और नागरिकता साबित करने में ना तो आपका पासपोर्ट काम देगा, ना राशन कार्ड काम देगा, ना आधार कार्ड काम देगा, ना पैन कार्ड काम देगा, कोई कार्ड आपका काम नहीं आएगा। लैंड रिकॉर्ड काम आएगा, लैंड है नहीं, फिर कैसे साबित करेंगे? तो दलित साबित ही नहीं कर पाएगा मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, तो उससे कहा जाएगा कि तू शरणार्थी का फार्म भर, कि जो मैं तो पाकिस्तान से आया, भरवाया जाए। अरे देखना तो सही, अरे असम में यही तो हो रहा है। यही हुआ 19 लाख लोग। तो सब दलित जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे शरणार्थी, और शरणार्थी घोषित होती नागरिकता खत्म। आप तो शरणार्थी हो तो रिजर्वेशन खत्म, भजो राम राम। तो दलित की रिजर्वेशन खत्म। उसके बाद आदिवासी, आओ बेटा तुम आओ। आदिवासी के पास भी लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कागज ही नहीं, वो तो कागज से पहले का है, उसके पास तो जमीन जब कागज का इजाद भी नहीं हुआ था तब से है वो भी। और कितनी बार तो उसके कागज आपने घर जला दिए, उसका कागज कहां बचा? फिर मैं बस्तर का जानता हूं, 7 पीढ़ी पहले का किसी का एक पट्टा है, अब उसके बाद उसके बेटे 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 होते चले गए, 7वीं पीढ़ी आ गई, किसी का नाम ही नहीं जुड़ा उसमें। तो वो 7 पीढ़ी पहले का कोई है, मुंडरा उसका नाम है, अब किसी का नाम ही नहीं है। तो वो साबित नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ के नागरिक हैं। चलो भाई तुम भी शरणार्थी का फार्म भरो, तो तुम्हारी जमीन भी गई, जमीन का अधिकार भी गया, और तुम्हारा नागरिकता वो ये अपना रिजर्वेशन भी गया। तो रिजर्वेशन गया, मुसलमानों को तो कहा जाएगा कि भाई तुम तो अब हमारी खैरात पे जिंदा हो, तो तुम्हारा तो भाई वोटिंग राइट पे समझौता कर लो कि जी वोट नहीं देना हमने। तो वोटिंग राइट छीनने का सावरकर साहब लिख गए, उसको तो लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुसलमानों का तो वोटिंग राइट खत्म। और चूंकि अडानी साहब, अंबानी साहब को फ्री के मजदूर भी चाहिए, तो 10-20 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दो, जैसा अमेरिका में होता है जेल इंडस्ट्री। तो जेल में अडानी साहब के लिए ये सब मजदूर का काम करेंगे, 10-20 लाख या जितने 50 लाख 1 करोड़ जितने चाहिए उनको, उस हिसाब से सरकार व्यवस्था कर देगी जेलों में।
तो वो भर दिया जाएगा। और इसके अलावा मधु जी हैं, हम जैसे लोग हैं, तो हम लोगों को भी जेल में डाला जाएगा। ना ये साबित कर पाएंगी, ना मैं साबित कर पाऊंगा, कोई नहीं साबित कर पाएगा। हम तो हैं ही पाकिस्तान। तो एक्टिविस्टों को और जो सरकार विरोधी लोग हैं उनको भी डिटेंशन सेंटर्स में डाल करके बिल्कुल। तो भारत के जो नागरिक हैं ज्यादातर को गैर नागरिक घोषित करके कीड़े मकोड़े में बदल दिया जाएगा। जब आप शरणार्थी हो गए और आपको सिटीजनशिप दी जाएगी प्रोविजनल, कि आपने सरकार का विरोध किया और ये वापस और आप डिटेंशन सेंटर पहुंच जाओगे, तो प्रोविजनल के बाद आप सरकार का विरोध नहीं कर पाओगे, आपको कीड़े मकोड़े में बदल दिया जाएगा। तो आपकी जमीन गई, आपका बैंक में रखा पैसा गया, आपकी नौकरी गई, आपके अधिकार गए, आपका इंसान होने का वजूद का हक चला गया, आप बिल्कुल कीड़े मकोड़े में बदल जाएंगे। ये मैं कोई अतिशयोक्ति एग्जिगरेशन नहीं बोल रहा हूं, ये होने वाला है। अब इसके खिलाफ समाज लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इनके पास वो भी प्लान है। इनको मालूम है कि समाज लड़ सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ रहे हैं। मार्गरेट थैचर ने कहा था कि हमको सोसाइटी को तोड़ना है, हमको व्यक्तिवाद को विकसित करना है। पूंजीवाद का विकास व्यक्तिवाद में है। तो समाज को तोड़ करके इतना तोड़ो कि वो कमजोर हो जाए, ताकि पूंजीवाद उस पर कब्जा कर सके। तो आप देखते हैं कि आदमी और औरत को बीच में तोड़ो, तो रोज सुबह आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएंगे कि औरतें जो हैं ये कितनी खराब हैं, तो आज़ादी की मांग करने वाली औरतें जो हैं वो हमारी संस्कृति की दुश्मन हैं। जो बराबरी की बात करने वाली औरतें हैं और उनको रंडी और वेश्या और ख़राब औरतें और बड़ी बिंदी वाली और खान मार्केट गैंग और दुनिया है परकटी और दुनिया भर की उनको गालियां दी जाएंगी। ये पूरा आप जब सो के उठते हैं तो आपके पास वो औरतों के खिलाफ, आज़ादी की बात करने वाली औरतों के खिलाफ मैसेज आ जाएगा। तो आदमी और औरत के बीच में फ़र्क पैदा करो। दलितों के खिलाफ, अम्बेडकराइट्स के खिलाफ पूरे नफरत से भरे मैसेज आ जाएंगे आपके पास। आपके पास मुसलमानों के खिलाफ तो आते ही रहेंगे दिन भर। आपके पास बराबरी की बात करने वाले लोगों को वामपंथी, अर्बन नक्सल, देशद्रोही वो आ जाएंगे। और समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर बांटने का लगातार उनका प्रोजेक्ट चालू है। यहां तक कि इस देश में मांग तो होनी चाहिए, जैसे मधु जी ने कहा कि सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है एक जैसी और मुफ्त शिक्षा की। लेकिन जब हमारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी फीस मत बढ़ाओ, तो इस समाज ने यूनिवर्सिटी में घुसकर, जेएनयू में घुसकर अपने बच्चों के सिर फोड़ दिए कि तुम सस्ती शिक्षा की मांग क्यों कर रहे हो, तुम मुफ्तखोर हो, पैरासाइट हो, टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले परजीवी हो। और इस समाज ने अपने बच्चों के सिर फोड़े हैं इनके कहने से, आरएसएस के कहने से। यानी इन्होंने समाज को इतना बांट दिया है और इतना तैयार कर दिया है कि अब यह समाज सस्ती शिक्षा की मांग करने वाले अपने ही बच्चों के सिर फोड़ सकता है। इतना तैयार कर दिया है समाज को, इनकी तैयारी इतनी है। तो समाज इकट्ठा होकर के इनकी पूरी जो योजना है समाज को कीड़े मकोड़े में बदल देने की, संसाधन, रोजगार और इसकी बचत पर कब्जा करने की, उसके खिलाफ ना लड़ पाए, उसके खिलाफ इन्होंने पूरी अपनी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। और मंदिर वगैरह वो सारा नाटक जो है उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ताकि आप जो असली चीज चल रही है, खेल चल रहा है, उसको ना समझ सके, जो आदिवासी इलाके में चल रहा है और आपके इलाके में थोड़े दिन के बाद शुरू होने वाला है। आप उस खतरे को ना पहचान पाए, आपका रोजगार जाएगा ही जाएगा, उसमें आपके संसाधन जाएंगे, बचत चली जाएगी आप, और सारे नागरिक अधिकार चले जाएंगे। उसके लिए ये पूरा
चाहे वो राम का भी नाम लेंगे, हनुमान का भी नाम लेंगे, जिसका नाम लेना होगा उसका लेंगे। आपके यहाँ आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है इन्होंने कि आपका कोई भी आइकन उठा लेंगे, कोई राजा उठा लेंगे, कोई देवता उठा लेंगे और उसको आपकी जाति का आइकन बना देंगे और उसके आधार पर फिर ध्रुवीकरण शुरू कर देंगे और उसके आधार पर राजनीति शुरू कर देंगे, दूसरों के साथ आपकी नफरत फैलानी शुरू कर देंगे और फिर आपको अप्रोप्रिएट करके अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेंगे, अपनी पार्टी का वोटर बना लेंगे आपको। तो वो प्रोजेक्ट भी उनका चल रहा है, तो वो सारे आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन असली चीज़ पर बात नहीं करेंगे। अब काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो काउंटर स्ट्रेटेजी यही है कि हम कैसे लोगों के बीच जाएं, क्योंकि लोगों के बीच जाना लगभग अभी बंद कर दिया है, खासतौर से इंटेलेक्चुअल्स ने। इंटेलेक्चुअल्स को लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप से हमको समाज की जानकारी मिल रही है, लेकिन वहाँ बिल्कुल एक आभासी माहौल का निर्माण किया गया है और वो ऐसा निर्माण किया है जिससे आपको बहुत ही गलतफहमी वाली तस्वीर मिल रही है। समाज में बेचैनी है, समाज में तकलीफ है, समाज में गुस्सा है और हम अगर चाहें, और हमको करना भी चाहिए, कि हम उन सब लोगों को जो प्रभावित हो रहे हैं इनकी नीतियों से, इनके गलत नीतियों से, इनकी लूट से, उन सब के बीच जाएं और जो नफरत फैलाने वाली इनकी कोशिशें हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग विभिन्न समुदायों के बीच में काम करें, उनको साथ बिठाएं। हिंदू नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को साथ बिठाइए, उनके बीच डायलॉग करवाइए, नफ़रत को कम कीजिए, विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ बिठाइए, उनके बीच नफ़रत को कम कीजिए, समाज को इकट्ठा कीजिए, संगठित कीजिए, आर्थिक मुद्दों पर उनको जागरूक कीजिए। अभी मैं देख करके दंग रह गया कि इज़राइल जाने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इज़राइल जो है इस समय फ़िलिस्तीनी मज़दूरों को ज़बरदस्ती निकाल रहा है इज़राइल से और उनकी जगह भारतीय मज़दूरों को ले जा रहा है। अब वहाँ युद्ध के हालात हैं। युद्ध के हालात में भारत अपने नागरिकों को मरने के लिए कैसे भेज सकता है, पहली बात। फिर हम फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का दमन कैसे कर सकते हैं और उसमें साथ कैसे दे सकते हैं। भारत की आज तक की पॉलिसी रही है कि हम कभी भी जालिम का समर्थन नहीं करेंगे, हम हमेशा मजलूम के साथ रहेंगे। लेकिन इस समय भारत खुलेआम जालिम का समर्थन कर रहा है, मजलूम का विरोध कर रहा है और एक मजलूम के विरुद्ध भारत के जो गरीब हैं उसको रिप्लेस करने के लिए भेज रहा है कि जाओ फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचल करके हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। लेकिन ये नौकरी नहीं है, फिलिस्तीनी मजदूरों के हकों पर डाका है, उनके अधिकारों को छीने जाने में भारत का बहुत ही भयानक सहयोग है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हम नौजवानों को भी बताएं कि अपने ही देश में रोजगार की मांग करो, फिलिस्तीनी मजदूरों के अधिकारों पर हमला करके उनको अधिकार छीन करके वहां जाना उचित नहीं है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण चीज़ है। तो ये इस समय जो सूरत हाल है इसको समझने की ज़रूरत है, कम्युनिटी में काम कर, समुदाय में, समाज में जाकर काम करने की ज़रूरत है और उनको इकट्ठा ला करके इनका सामना करने की ज़रूरत है। वरना आने वाले जो समय है ये मोहब्बत विरोधी लोग हैं, ये प्रेम विरोधी लोग हैं, ये स्वतंत्रता विरोधी लोग हैं, ये बौद्धिक आज़ादी के विरुद्ध लोग हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे प्रेम ना कर सकें? आपके बच्चों का कत्ल इसलिए हो जाए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया जो उनके मज़हब का नहीं था या उनकी जाति का नहीं था, या उनको स्वतंत्र सोच से वंचित कर दिया जाए, या ज़बरदस्ती उनको अंधविश्वासों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाए कि वो अंधविश्वासी बने, वो कूड़ मगज बन जाएं, वो वैज्ञानिक चेतना से वंचित रह जाएं, दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ाई जाए, वो ये यकीन करें कि जो कहानियों में बताया जा रहा है झूठी बातें वो बिल्कुल इतिहास है और वो सच्ची बातें हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को मूर्ख बनाना चाहेंगे, प्रेम विरोधी बनाना चाहेंगे, नफरती बनाना चाहेंगे? अगर आप अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना चाहते तो आपको उठना होगा, काम करना पड़ेगा और वो वक्त आज ही है, आज ही उठना पड़ेगा, आगे इंतज़ार नहीं कर सकते। क्रांति का समय आज ही है।
तो यही मेरा निवेदन है, बाकी सवाल जवाब होंगे तो उसमें